राजस्थान का एक छोटा सा गांव है। उस गांव में भंवरलाल नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मैना के साथ रहता था। भंवरलाल की परचून की एक छोटी सी दुकान थी। जैसे तैसे वो उसी दुकान से अपना और अपनी पत्नी का गुजारा चलाता था। दुकान छोटी होने की वजह से बहुत ही कम लोग उसकी दुकान से सामान खरीदते थे। एक रात जब भंवरलाल खाना खाने बैठा तो उसकी थाली में सिर्फ 2 बाजरे की रोटियां और थोड़ी सी साग थी। उसने मैना से पूछा, तूने खाना खाया? हाँ, मैंने तो तुम्हारे आने से पहले ही खा लिया था। भंवरलाल जानता था कि मैना ने घर में जो कुछ भी था उसे परोस दिया था और खुद कुछ भी नहीं खाया था। फिर उसने एक रोटी खाई और बहाना मारते हुए बोला, बस आज एक रोटी से ज्यादा नहीं खा सकता। ले, ये बाकी रोटी भी तू ही खा ले। मैं अब सोने जा रहा हूं। मैना समझ गई कि भंवरलाल उसे खिलाने के लिए झूठ बोल रहा है। उसकी इस बहानेबाजी पर मैना मुस्कुराकर रह गई। उस रात जब भंवरलाल सोने की कोशिश कर रहा था तब मैना उसके पास आई और बोली, सुनो जी, ऐसा कब तक चलेगा? क्यों ना तुम अपनी पुश्तैनी जमीन बैंक में गिरवी रखकर कुछ पैसे उठा लो। उन पैसों से तुम दुकान बड़ी कर सकते हो। अगर दुकान बड़ी होगी और सामान ज्यादा होगा तो ग्राहक भी ज्यादा आएंगे और आमदनी भी ज्यादा होगी। ये बात भंवरलाल के दिमाग में बैठ गई। वो अगले ही दिन अपनी जमीन के कागज तैयार करवाने निकल गया। उसकी जमीन दूसरे गांव में थी जिसकी देखभाल उसके चाचा चाची करते थे। भंवरलाल अपने चाचा चाची से जाकर मिला। उसकी चाची स्वभाव से बहुत ही दुष्ट और लालची थी। अगर तुम्हें अपनी जमीन के कागज तैयार करवाने हैं तो जाकर गांव के लेखपाल से मिलो। चाची के कहे अनुसार भंवरलाल लेखपाल के ऑफिस में गया और अपनी अर्जी दी। लेखपाल सारे रिकॉर्ड देखकर बोला, सरकारी कागजों में तुम्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इस जमीन पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है, इसलिए ये जमीन तुम्हारे चाचा चाची ने अपने बेटे मनोहर के नाम करवा दी है। भंवरलाल को अपनी चाची की सारी दुष्टता समझ में आ गई। वो वहां से सीधे अपनी चाची के पास गया और उसे बुरा भला कहते हुए बोला, बड़ा अच्छा रिश्ता निभाया है तुमने। मुझे मरा हुआ बताकर मेरी सारी जमीन अपने बेटे के नाम करवा ली। जमीन की देखरेख हम करें और तू मुंह उठाकर चला आया जमीन मांगने। अभी तक तो मैं चुप थी, मगर अब मैं खुला बोल रही हूँ। जा, जो करना है कर ले। अब ये जमीन तो तुझे मिलने से रही। भंवरलाल और चाची का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। वो सब मुर्दा मुर्दा कहकर भंवरलाल का मजाक उड़ाने लगे। भंवरलाल दुखी मन से वहां से लौट आया और मैना को सारी बात बताई। अरे, ऐसे कैसे? ये लोग एक जीते जागते आदमी को मरा हुआ बता सकते हैं? देश में कानून नाम की कोई चीज है या नहीं? ऐसा ही हुआ है मैना। सारे सरकारी कागजों से मेरा नाम कट चुका है और मुझे कागजों में मुर्दा बता दिया गया है। समझ में नहीं आता कि अब क्या करूं। तुम कोर्ट जाओ और कोई अच्छा वकील करो, अब वही हमारी मदद कर सकता है। मैना की बात मानकर भंवरलाल कोर्ट गया। वहां उसे साधुराम नाम का एक वकील मिला। भैया, बात ऐसी है कि तुझे जमीन पर कब्जा करने के लिए पहले यह साबित करना होगा कि तू मरा नहीं जिंदा है। अब ये मैं कैसे साबित करूं? वो सब तू मुझ पे छोड़ दे। तू बस हमारा खर्चा पानी देता रहे। इस तरह साधुराम कोर्ट केस के बहाने भंवरलाल से रुपए ठगता रहा, मगर भंवरलाल की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। धीरे धीरे ये बात सारे गांव में फैल गई। भंवरलाल जहां भी जाता लोग उसे मुर्दा कहकर उसका मजाक उड़ाते। एक तो भंवरलाल की हालत पहले ही अच्छी नहीं थी, ऊपर से उसे मुर्दा जानकर कोई उसकी दुकान में भी नहीं आता था। भंवरलाल जैसे तैसे हर हफ्ते अपनी दुकान का सामान औने पौने दामों में बेचकर साधुराम की जेब गर्म करता रहा। वो धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा था। एक दिन, वकील साहब, इतने रुपए मैं आपको दे चुका हूं। हर बार मुझे कोर्ट से तारीख मिल जाती है, मगर मेरी समस्या वैसी ही है। देख भैया, मैं हर तरह से कोशिश कर चुका हूं। किसी भी सरकारी कागज में तेरा नाम चढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। अब बस एक ही काम हो सकता है कि तेरा नाम पुलिस FIR में चढ़ जाए। वो कैसे होगा? ध्यान से सुन। भंवरलाल साधुराम की बात ध्यान से सुनने लगा।
पूरी बात सुनने के बाद वो बोला, मगर ये कैसे हो सकता है? बंसी तो अगर मगर के चक्कर में रहेगा तो समझ जमीन गई हाथ से। हाँ। भंवरलाल तैयार हो गया। साधुराम के कहे अनुसार अगले दिन वो अपने चचेरे भाई मनोहर के बेटे बंसी के स्कूल गया और उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले आया और अपनी चाची के घर एक चिट्ठी भिजवा दी जिसमें लिखा था, मैंने बंसी का अपहरण कर लिया है। अगर उसे छुड़ाना है तो मेरी जमीन मुझे वापस कर दो। साधुराम का यही तो प्लान था कि बंसी के गुम हो जाने पर उसके घर वाले भंवरलाल पर FIR कर देंगे और उसका नाम सरकारी कागज में आ जाएगा। मगर भंवरलाल की चाची भी कम धूर्त न थी। वो भंवरलाल का सारा प्लान समझ गई। उसने अपने बेटे से कहा, पुलिस में जाने की कोई जरूरत नहीं है। भंवरलाल खुद ही अपने बंसी को यहाँ छोड़ जाएगा। चाची का कहना ठीक ही निकला। भंवरलाल ज्यादा दिन तक बंसी को अपने पास न रख सका। बंसी बार बार अपनी माँ के पास जाने की जिद करता था और बहुत रोता था। इससे पिघलकर भंवरलाल और मैना ने बंसी को वापस उसके घर भेजने का फैसला कर लिया और 2 दिन बाद बंसी को उसके घर छोड़ दिया। वैसे तो भंवरलाल बहुत चुपके से बंसी को उसके घर छोड़ने गया था, मगर जैसे ही वो बंसी को घर के पीछे छोड़कर जा रहा था, वो देखो भंवरलाल जा रहा है, पकड़ो उसे। तब मनोहर और उसके आदमियों ने उसे घेर लिया और लाठियों से उसकी मरम्मत कर दी। बेचारा भंवरलाल किसी तरह जान बचाकर वहां से भागा। इसके बाद भंवरलाल फिर से साधुराम से मिला। अरे कोई बात नहीं, एक प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ, अभी और भी प्लान है, ध्यान से सुनियो। उस दिन भंवरलाल की कोर्ट में तारीख थी। साधुराम के कहे अनुसार भंवरलाल कोर्ट में पेश हुआ। क्यों भंवरलाल, अपने जिंदा होने का सबूत कोई कागज लाए? चुप कर कुत्ते, तेरे जैसे लोगों की वजह से आज मेरी ये हालत है। जज गुस्से से तिलमिला गया। उसने कहा, भंवरलाल, तुम इस वक्त कोर्ट में खड़े हो, तमीज से पेश आओ। तेरे जैसे 2 कौड़ी के जज और फिर इन बदमाश वकीलों की वजह से ही देश का ये हाल हो गया है। एक एक मुकदमे का फैसला करने में ही सालों लग जाते हैं। डूब मरो तुम सब चुल्लू भर पानी में, डूब मरो। जज गुस्से से पागल हो गया, मगर किसी तरह अपने गुस्से पर काबू करते हुए उसने अदालत वहीं बर्खास्त कर दी और भंवरलाल को अगले दिन की तारीख दे दी। कोर्ट के बाहर भंवरलाल साधुराम से मिला। अरे भैया, मैंने तो सोचा था कि जज गालियां सुनकर भड़क जाएगा और तुझ पर मानहानि का केस कर देगा, इससे तेरा नाम पुलिस की फाइल में आ जाएगा। मगर ये जज तो बड़ा ही घाघ निकला, इतनी सारी गालियां भी पचा गया। मगर तू फिक्र मत कर, अभी मेरा ब्रह्मास्त्र बाकी है। अब सुन, कल कोर्ट लगते ही। साधुराम भंवरलाल को अपनी योजना समझाने लगा। अगले दिन कोर्ट लगने पर भंवरलाल जज के सामने पेश हुआ। इससे पहले कि जज कुछ बोल पाता, भंवरलाल बोला, देख बे जज की औलाद, ये केस तेरे बस की बात नहीं। मैं जब हर सरकारी कागज में मर ही गया हूँ तो मैंने सोचा कि आज सचमुच का ही मर जाऊं। इसलिए आज मैं ये जहर पीकर जान दे दूंगा। हाँ। पकड़ लो इसे और छीन लो जहर की बोतल इसके हाथ से, जल्दी पकड़ो। जज के कहने पर कुछ पुलिस वाले दौड़े और भंवरलाल के हाथ से जहर की शीशी छीनकर उसे पकड़ लिया। आज भंवरलाल ने हद पार कर दी थी। जज ने गुस्से में कहा, कल भंवरलाल ने भरी अदालत में गालियां बककर अदालत की मर्यादा भंग की और आज फिर भरी अदालत में आत्महत्या करने की कोशिश की है। कानून की नजर में ये अपराध है, इसलिए मैं भंवरलाल को 6 महीने की जेल और 10,000 रुपए जुर्माना देने की सजा सुनाता हूँ। पुलिस भंवरलाल को लेकर कोर्ट से बाहर निकली तो उसे वहां साधुराम मिला। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, मुजरिम के रूप में ही सही, मगर मेरा नाम कम से कम सरकारी दस्तावेजों में तो चढ़ा। अब लोगों को पता चल जाएगा कि भंवरलाल मरा नहीं है, जिंदा है। इस घटना के बाद से भंवरलाल का नाम सरकारी रिकॉर्ड के मृतकों की लिस्ट से कट गया और जिंदा लोगों की लिस्ट में आ गया। फिर तो उसकी चाची, जिसने गांव के लेखपाल के साथ मिलकर भंवरलाल की जमीन हड़पी थी, उसे भी उसकी जमीन वापस करनी पड़ी। Thanks for watching.